आज हम लोग पढ़ेंगे माइकोटॉक्सिक जितने भी बनते हैं इससे होते हैं। माइकोटॉक्सिन जितने भी एस्परजिलियस है, फ्यूसेरिया है और इसमें पेनिसिलिन भी आती है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो मेडिकली देखा जाए तो उसको हम मेडिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जो ज़्यादा जिससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है उसको करेंगे तो उसमें एस्परजिलियस और फ्यूसेरिया आ जाएगा। सबसे पहले माइकोटॉक्सिन्स होते क्या है? ये फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, ये मैम सब्सटेंसेस जो ये थोड़ा पढ़ाइएगा। सॉरी मैम थोड़ा पढ़ाइएगा, पहले ही बहुत सिलेबस हो गया। सिलेबस आप लोगों का है भी बहुत। आप लोगों का फाइनल्स और यही तो वजह है मैम। इकट्ठे होने हैं, और आप लोगों के जो है 5th सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स भी हैं। प्रैक्टिकल्स आपके फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में, और आपके पेपर भी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। लो जी, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये रात मैसेज आया है। खैर ये बाद में डिस्कस करते हैं। माइकोटॉक्सिन्स क्या है? माइकोटॉक्सिन्स आर द सब्सटेंसेस जो कि फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पेशली क्रॉप्स जो ग्रेन्स जो होते हैं फील्ड में जो होती है, सबसे ज़्यादा ये माइक्रोटॉक्सिन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और जब इनको स्टोर किया जाता है सीरियल्स को या क्रॉप्स किसी भी चीज़ को, तो माइक्रोटॉक्सिन उनमें जो है प्रोड्यूस होते हैं। इनका जो रीजन है ये फंगल रीजन है इनका, और उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और उसके बाद अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए, एपिडेमिक है ये एनिमल्स में और ह्यूमंस दोनों में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करते हैं, कोई ना कोई इससे जो है डिजीज कॉज होती है। उसके बाद जो एल्यूकिया किल्ड, ये एक एल्यूकिया था माइकोटॉक्सिन्स की एक टाइप थी जिसने ओवर 1 लाख जो पीपल है इनको किल किया था। बहुत पुराने टाइम में ये इसकी हिस्ट्री में जो है बताया गया हुआ है। स्टैच्यूबॉट्रियो टॉक्सिकोसिस जो है 1000 ऑफ हॉर्सेस, ये भी इसी की टाइप है। इसने 1000 ऑफ हॉर्सेस जो हैं इसको इसकी वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई है। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आए थे, किस तरह ये स्टार्ट हुआ, माइकोटॉक्सिन्स का पता कैसे चला। कि इसकी जो सबसे पहले आउटब्रेक हुई थी पोल्ट्री में हुई थी, 1960s में हुई थी। पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं उसको इसने इन्फेक्ट किया था माइकोटॉक्सिन्स ने, और उस टाइम ये जो है डिजीज अननोन थी, पता नहीं था कि कहाँ से आया था, क्या जो सब्सटेंस था जिसने इतना बड़ा आउटब्रेक किया था और पोल्ट्री को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था उस टाइम पे 1960s में। तो उस टाइम इसको जो है टर्की एक्स डिजीज का नाम दिया गया था। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसमें पता चला था कि माइकोटॉक्सिन सब्सटेंस जो सा था वो प्रेजेंट था ग्राउंड नट्स में। जो ये ग्राउंड नट्स जो से थे पोल्ट्री में किस तरह किया, जो माइकोटॉक्सिन प्रेजेंट था ग्राउंड नट्स में, वो ग्राउंड नट्स जो से थे वो पोल्ट्री में एज अ फीड यूज किया गया था, पोल्ट्री बर्ड्स को वो दिया गया था, जिसकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस हुआ था। और बर्ड्स की जो है जो पोल्ट्री बर्ड्स थे उन उनको वो जो है वो खत्म हो गए थे। कंपाउंड इसमें होता है जो वो स्पेशली कैंसर कॉज करता है, इस वजह से इसको जो है कार्सिनोजेन कहा जाता है। और अल्फा टॉक्सिन भी, अल्फा टॉक्सिन 1 लाख कार्सिनोजेनिक जो है इसको कहा जाता है माइकोटॉक्सिन्स को। उसके बाद आता है माइकोटॉक्सिन्स की टाइप्स की कितनी होती हैं, मेजर टाइप्स का बताया गया हुआ है। सबसे पहले ये जो होते हैं ये फूड में ग्रो करते हैं, फूड में एंटर होते हैं, फूड को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और अपनी जो फीड है, अपना जो अपनी उनकी न्यूट्रिएंट्स जो उन्होंने लेने होते हैं वो फूड से ही लेते हैं। ये जो होते हैं स्पेशली एग्री जो स्टोर्ड एग्री प्रोडक्ट्स होते हैं, माइकोटॉक्सिन सबसे ज़्यादा उनमें ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एस्परजिलियस, पेनिसिलियम और फ्यूजेरियम जो है इनकी मेन 3 टाइप्स है। जुनेरा है जो इनकी मेन 3 है, लेकिन हम लोगों ने एस्परजिलियस और फ्यूजेरियम को करेंगे आगे। जो इनसे जो फर्दर जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है वो अल्फा टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी जो क्या कहते हैं इसकी टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ को करेंगे बस। उसके बाद जो है माइकोटॉक्सिक जो है वो कैसे इसमें एंटर होती है, फील्ड्स में ये प्रेजेंट होती है, लेकिन इनका जो
सबसे ज़्यादा ये ग्रो करते हैं स्टोरेज, जब हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है सबसे ज़्यादा ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद माइकोटॉक्सिन्स जो होते हैं उससे टॉक्सिसिटी किस तरह की होती है, एक्यूट भी होती है, क्रॉनिक भी होती है, म्यूटाजेनिक भी होती है, टेराटोजेनिक भी होती है। ये इसकी टॉक्सिसिटी के लेवल होते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक और म्यूटाजेनिक और टेराटोजेनिक। ठीक है, सबसे पहले एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या आ जाता है, लीवर की जो है डेट्रियोरेशन हो जाती है, किडनी फंक्शंस की भी डेट्रियोरेशन हो जाती है, और जब एक्सट्रीम पे चला जाता है तो डेथ हो जाती है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसमें ये इंटरफेयर करता है। स्किन सेंसिटिविटी, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये इसमें जो कुछ टाइप्स होती हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चनिंग बाद में करना, ठीक है, अभी नहीं, अभी क्योंकि टाइम भी मैम बचता नहीं है, बाद में। मैम क्वेश्चन ही ये कहना था कि मैम थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ा लें, वो समझ नहीं आ रही इतनी देर से तेज तेज। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम मैंने क्या रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ा लें, मतलब स्पीड थोड़ी सी कम कर लें, वो समझ नहीं आ रही, वो बहुत तेज है। ठीक है, पर फिर नेक्स्ट क्लास लेनी है, क्योंकि ये फिर अगर ख़त्म ना हुआ टॉपिक तो फिर नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। फिर उसके सबसे पहले होता है डेट्रियोरेशन ऑफ लीवर हो जाता है, किडनी की डेट्रियोरेशन हो जाती हैं। फिर जब डेट्रियोरेशन हो जाती है, ना लीवर अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ना किडनी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। जब ये दोनों ही प्रॉपरली जो है अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो लास्ट पे जो है वो डेथ होती है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस में ये इंटरफेयर करता है। उसके बाद कुछ लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। ये माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, इसकी जो कुछ टाइप्स हैं वो इन्वायरमेंट में हर टाइम जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा वो कुछ सीजन्स में आता है, पॉलन सीजन्स आता है, ये वही चीज़ें होती हैं जो आपको जो है कोई ना कोई जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है। इनकी कुछ ना कुछ टाइप्स जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। कुछ को स्किन सेंसिटिविटी होती है, स्किन पे इशू हो जाते हैं, और कुछ को दूसरे फर्दर इश्यूज हो जाते हैं। उसके बाद निक्रोसिस ऑफ स्किन आ जाता है कि स्किन जो होती है वो जो टिश्यूज होते हैं स्किन के वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिनकी अगर कोई भी इसका जो टाइप अगर आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी ये एंटर हो जाता है, तो आपकी इम्यूनिटी को ये और जो है वो वीक कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी की उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है। फिर न्यूरोटॉक्सिन होता है एक, इसी का ही एक टाइप है जो ट्रेम्बलिंग कॉज करता है अगर ये स्मॉल डोज में चले जाए। और फिर क्या होता है इससे कि जब ये बॉडी में एंटर होता है तो ब्रेन डैमेज होता है। और हायर डोज में क्या होता है कि इस जो डेथ हो जाती है। ठीक है, स्मॉल डोज में हो तो ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है लेकिन रिकवरी के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हायर डोज चला जाए तो ब्रेन टोटली डैमेज हो जाता है और डेथ हो जाती है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है, इंडक्शन ऑफ कैंसर होता है स्पेशली लीवर में और एसोफेगस में। फिर उसके बाद ट्यूमर्स इसमें होते हैं। ये जो होता है कि किस वजह से हो रहा है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, एंड सडनली पता नहीं चलता है। जो इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं इसमें आप नहीं पता करा सकते कि कौन सा टॉक्सिन जो है वो माइकोटॉक्सिन बॉडी में एंटर हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी डिजीज होती है वो एडवांस हो जाती है और चली जाती है, सिम्टम्स उसके और एडवांस होना शुरू होते हैं, तब इसको जो है माइकोटॉक्सिन्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो कुछ में इसके सिम्टम्स जल्दी शो हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। यही रीज़न होती है कि जब तक डिजीज़ जो है वो अपनी एडवांस नहीं हो जाती तब तक हम इसको डिटेक्ट नहीं करते हैं। कोरोना में भी यही थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता केस है, इसमें भी ऐसे ही होता है कि अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो हम लोगों को इसके जल्दी नहीं पता चलते हैं। फिर उसके बाद म्यूटाजेनिक टेट्रोजेनिक टॉक्सिसिटी का बताया, इसमें सिर्फ एक पॉइंट में बताया हुआ है कि डीएनए इफेक्ट हो जाता है, लेकिन हम इसको फर्दर जो है डिस्कस करेंगे कि म्यूटाजेनिक क्या होता है। म्यूटाजेनिक क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसमें चेंज आ जाता है।
जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसमें ये चेंजेस आने शुरू हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन में जो है परमानेंट चेंजेस जो है वो आ जाती है। उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें या तो उसकी डिलेशन शुरू हो जाती है या एडिशन शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जो है डीएनए का स्ट्रक्चर वो जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी इस पे इन्वॉल्व होते हैं। अगला आ जाता है कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ये कितनी तरह की म्यूटेशंस होती हैं। 5 टाइप की होती है। डिलीशन होता है, इन्वर्जन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, नॉन डिसजंक्शन होता है। ठीक है, ये 5 टाइप्स होती हैं इसकी। अच्छा, अब डिलेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का पीस होता है ना एक, वो ब्रेकेज में जो है ना वो गुम हो जाता है। ये क्या, उसमें ये देखो ऐसे आपको समझ आ गया। डिलीशन में ये वाला, इसमें एक जो क्रोमोसोम का जो ये पीस है इसकी ब्रेकडाउन हुई है, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद अगला देखो, तो उसमें ये होता है इन्वर्जन आ जाता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है, सेगमेंट जो क्रोमोसोम का होता है वो ब्रेक डाउन होती है उसकी फिर से, और वो ब्रेक डाउन के बाद दोबारा से जो है वो रीअटैच होता है। यू कैन सी कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे उसकी ब्रेक डाउन हुई है, ब्रेक डाउन के बाद वो दोबारा से जो है वो रीअटैच हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डुप्लीकेशन। फिर उसमें जो जीन सीक्वेंस होता है डीएनए में वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये जीन्स का, इसमें जो जीन सीक्वेंस होता है, अब जैसे अब इसको मैं फिर करूँगी तो वो बहुत ये सारा जीन का जो सीक्वेंस है वो दोबारा यहाँ पे रिपीट होना जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन होता है। 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, होमोलोगस होते हैं, और उसका जो एक पार्ट होता है वो दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ जाके वो अटैच हो जाता है या उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें भी ये जो है वो बताया गया है। जैसे कि ये वाला, इसमें ये क्या होता है, बिफोर इस तरह है, जब वो ट्रांसलोकेट हो जाता है तो उसका कुछ पार्ट जो है जाके उसमें दोनों का रीअटैच होना शुरू हो जाता है, ये आ जाता है। उसके बाद अगला है नॉन डिसजंक्शन आ जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेपरेट, जो मियोसिस में जो सेपरेशन होती है ना क्रोमोसोम्स की, वो नहीं होती है, वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद आ जाता है अगला टेट्रोजेंस। ठीक है, ये सब्सटेंस होते हैं जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो के, और जो फीटस होता है उसको डिफेक्ट, उसमें उनमें डिफेक्ट आ जाता है। ये स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जब उनका एक्सपोजर होता है इस सब्सटेंस के साथ, तो ये जो होता है कि उसके फेटस में और फीटस और एम्ब्रियो में जो है वो डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब इसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो डीएनए होता है, जो जीन मटेरियल होता है, उसमें चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आगे जो फर्दर उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद आफ्टर बर्थ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि ये अल्कोहल और कोकेन जो है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल होती है, और ये सारा इसका बताया गया हुआ है। इसका उसके बाद अगला आ जाता है, इसकी टाइप्स बताई गई हुई हैं। 4 टाइप्स होती हैं, क्लासिफाइड उसको किया जाता है, सॉरी, फिजिकल एजेंट्स में, मेटाबॉलिक कंडीशंस में, इन्फेक्शन में, और फिर ड्रग्स और केमिकल्स में। फिजिकल एजेंट्स जो हैं उसकी भी डिटेल, मैंने ये इसकी डिटेल नहीं बताई, सिर्फ आपको इसके क्लासिफिकेशन जो अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए कि कितनी कैटेगरीज इसकी होती हैं। उसके बाद ह्यूमन पे इसका इफेक्ट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, पैथोलॉजिकल जो है वो चेंजेस होती हैं। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, और फिर
उसमें सबसे पहले फूड पॉइजनिंग आ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो प्रोटीन इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो वो उसकी रुक जाती है। उसके बाद क्या आता है आगे इसमें डिफरेंट नोजिया, वॉमिटिंग, फिर उसके बाद हेडेक, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, रिप्रोडक्टिव एंड मेमोरी चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोनल बैलेंस आ जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, प्यूबर्टल चेंजेस आती हैं चिल्ड्रन में। फिर कैंसर के अंदर तो ये इन्वॉल्व है ही क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है, तो कैंसर तो होता है। वर्स्ट रेंज है इसकी 300 to 400 माइक्रोटॉक्सिन जो हैं वो नाउन है, जिनको जो है रूटीन पे हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन इसकी वास्ट रेंज है वास्ट रेंज है, लेकिन हम कुछ को ही जो है वो डिस्कस करेंगे। उनमें से ये जो है नाम आपको बताए गए हुए हैं कि ये माइक्रोटॉक्सिन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सबसे पहले स्पेरजीलियस, उसमें देखते हैं ये सॉइल में होता है, वाटर में होता है, डिकेइंग वेजिटेशन जो होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। हॉस्पिटल्स में भी जो है रेजवियर्स की इसका जो सबसे ज़्यादा होता है, अगर अनफिल्टर्ड एयर है, वेंटिलेशन सिस्टम है, कारपेटिंग है, फूड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब में ये जो है स्पेरजीलियस स्पीशीज जो है इसकी वो इन्वॉल्व होती है। एलर्जिक डिजीजेस होती हैं इनसे ह्यूमन में और एनिमल्स में। कॉस्ट प्लांट एंड फूड स्पॉइलेज इसकी वजह से होती है, माइक्रोटॉक्सिन्स की वजह से, क्योंकि माइक्रोटॉक्सिन्स की ही टाइप है। एस्परजीलियस स्पोर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में हर टाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, लंग डिजीजेस होती हैं, उनके जो है प्रॉब्लम के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है, एक सेकेंड, ओके, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, लंग इन्फेक्शन होते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स में जो है वो आते हैं। जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसकी वीजिंग आ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, फीवर, ये सारे इसके सिम्टम्स में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्यूजेरियम जो है, फ्यूजेरियम लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है स्पिंडल होता है। सॉइल फंजाई होती है, ये वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड ये जो है इसमें ओवरऑल फैला हुआ है। कुछ इसमें से पैथोजेनिक हैं और कुछ पैथोजेनिक नहीं है, कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको हम कह लो कि बेनिफिशियल आ जाते हैं उसके बाद ये जो रूट में और स्टेम में जो है प्रॉब्लम कॉज करती है, वेस्कुलर विल्ट और रूट आ जाता है इसमें। माइक्रोटॉक्सिन जो होती है वो स्पेशली सीरियल्स और क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स को भी हेल्थ पे इसके अफेक्ट होते हैं, और अगर ये फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो ये हर तरह से जो है फूड को भी अफेक्ट करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स को भी आगे इसके अफेक्ट होते हैं। द मेन टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय दीज, जो मेन टॉक्सिन जो फ्यूजेरियम स्पीशीज से प्रोड्यूस होता है वो ये दोनों जो है स्पीशीज इसकी प्रोड्यूस करती हैं। कुछ स्पीशीज इसकी जो है वो हार्मलेस होती हैं, वो भी बता दिया कि इतनी कोई कुछ जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ हार्मलेस, कुछ हार्मफुल है और कुछ हार्मलेस होती हैं। तो उसमें से कुछ हमारी स्किन पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसका बताया गया हुआ है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अल्फा टॉक्सिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काज करती है, सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होती है, और जितने भी हम लोगों ने स्पीशीज़ पढ़ी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अल्फा टॉक्सिन जो है वो अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। उसमें हाईली टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उसमें एस्परजीलियस, फ्लेवस आ जाते हैं, पैरासिटियस आ जाते हैं, नोमियस आ जाते हैं, ये सारी जो अल्फा टॉक्सिन्स की फर्दर नियम होते हैं। उसके बाद ये आते कहाँ से हैं, जो मॉइस्चर जो क्रॉप्स में होता है और ड्राइंग में, उसके बाद जब हम इसको हैंडलिंग में, ड्यूरिंग हैंडलिंग और फिर स्टोरेज में, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में, ये किसी ना किसी तरीके से जो है अल्फा टॉक्सिन्स फूड के अंदर एंटर हो जाती हैं। उसके बाद अल्फा टॉक्सिन जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किधर से मिलते हैं, फूड में किस तरह एंटर होते हैं, उसमें ये सबसे पहले आ जाता है, ये भी फंजाई प्रोड्यूसिंग, जीडीके प्रोड्यूसिंग फंजाई है, ठीक है। एवरी रॉ, जो कितने भी रॉ फूड है उस पर भी प्रेजेंट होती है, प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं अल्फा टॉक्सिन।
स्टोर किया हो फूड को, उस पे भी जो है प्रेजेंट होती है। कंडीशंस इनिशिएट करते हैं अल्फा टॉक्सिन्स को। अगर उनका कंडीशन अल्फा टॉक्सिन के अकॉर्डिंग है तो वो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी मल्टीप्लिकेशन है, उसकी ट्रांसमिशन है, वो उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। लिपिड सॉइल्स, ओके। फिर उसके बाद ग्राउंड नट्स, कॉर्न, नट्स एंड उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद M1 है, M2 अल्फा टॉक्सिन्स की ये टाइप्स होती हैं जो मिल्क में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद इसको देखा जाए, जो नेचुरली अल्फा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं B1, B2, G1 और G2 होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ उसकी टाइप देखी जाती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है, वो B1 होती है। B2, G1, G2 भी है, लेकिन M1 और M2 इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है, लेकिन जो सबसे मेन है वो B1 है। B2, G1, G2, M1, M2 इनको नहीं हम डिस्कस करेंगे। जो मेन प्रॉब्लम करता है B1 उसी को करेंगे। ये इतने बाकी जो होती हैं टाइप्स इतनी वो नहीं दिखाती हैं टॉक्सिसिटी जितनी B1 दिखाती है। ये सारा इसका बताया गया है। उसके बाद इसका जो इंटरनेशनल लिमिट है इसकी, वो उसका बताया गया है। अल्फा टॉक्सिन B1 क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 312 है और केमिकल फार्मूला इसका ये बताया हुआ है। हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर होता है। जो एक्सट्रीमली अगर हम इसका लो डोज भी रखते हैं, लो डोज भी हो तो ये डैमेज कॉज करता है। लाइक 0.33 ppm जो है, ये इतने भी अमाउंट में हो तो ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन के लिए कार्सिनोजेनिक होता है। ह्यूमन जीन जो होती है, जो P53 है, उसको जाके ये टारगेट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, उसमें डेट्रियोरेशंस आती हैं, उसमें चेंजेस आएंगी और उसके बाद जब वो DNA का स्ट्रक्चर सारा चेंज हो जाता है तो फिर वो आगे फर्दर चेंज हो जाती है। जो कि ये जो जिसको ये डिस्टर्ब कर रही होती है, जाके ह्यूमन जीन P53 को गार्डियन ऑफ द जीनोम होती है, ये उसी को जाके जीनोम को टारगेट करती है, जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं और फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसके बाद इसके इफेक्ट बताए हुए हैं, वही एक्यूट भी होते हैं, कार्सिनोजेनिक भी है, म्यूटाजेनिक भी है, टेट्रियोजेनिक भी है, आपको इन सब का पता चल गया हुआ है। फिर इम्यूनस जो है सप्रेसर भी होते हैं कि इम्यून पे भी अफेक्ट करते हैं। इवन के अगर अल्फा टॉक्सिन किसी मोस्टली जो होते हैं, आपको पता है फूड में तो है ही प्रेजेंट, ग्राउंड नट्स में, सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनको कंज्यूम कर लिया जाए तो हेपेटाइटिस जो है इसके भी चांसेस होते हैं। 60 मोरालिटी जो इसका आउटब्रेक होता है। और इससे सबसे इसके बाद आगे सिम्टम्स इसके बताए हुए हैं कि सिम्टम्स ये सारे क्रैश होता है, नाउजिया हो जाता है और हेडेक जो है वो इसमें आता है। ये जो है पेल वाइट येलो क्रिस्टलाइन होता है, ऑर्डरलेस सॉलिड होता है और इसकी जो सॉलिबिलिटी है अल्फा टॉक्सिन जो है मेथनॉल, क्लोरीफॉर्म एसीटोन, एसीटोनेराइट में जो है ये सॉल्युबल होता है। उसके बाद आ जाती है कंट्रोल मेजर्स कैसे इसकी करनी चाहिए। इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह के पेस्टिसाइड यूज होने चाहिए, तो क्योंकि ये बताया बहुत छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, कहीं पे भी प्रेजेंट होता है, थ्रू इंसेक्ट से ये भी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। अर्ली इन द फील्ड इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके मेथड्स हैं डिटेक्ट करने के भी, मायोटॉक्सिन एनालिसिस किए जाते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल करना चाहिए फीड्स में और ग्रेन में, जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं उनको क्लीन करना चाहिए, फ्रेश फीड्स रखनी चाहिए जो भी हम पोल्ट्री में दे रहे हैं, या जो भी चीज़ हम आगे एनिमल्स को एज अ फीड दे रहे हैं, खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो फ्रेश फीड होनी चाहिए। स्टॉक जो होता है, क्योंकि स्टोरेज में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको ओल्ड स्टॉक जो होता है वो जो यूज़ नहीं हो रहा था उसको रिमूव कर दे चाहिए। न्यू को ओल्ड के साथ जो है कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। मोल्ड इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते हैं अगर किसी फूड में, स्टोर्ड फूड में ये प्रेजेंट हो जाए।